हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट मैं शुरू करने जा रहा हूं। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल में मैटर क्या है? हमारे आसपास की जितनी भी चीज है ना, सब मैटर है। क्यों? कि उसके पास मास है और क्या, वॉल्यूम है। तो जिसके पास मास और वॉल्यूम होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मतलब है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस आर नोन एज मैटर। ये मैटर है, ये मैटर है। ये अगर हम लिक्विड सब्सटेंस ले, गैसेस सब्सटेंस ले, ये सब क्या मैटर है। ये बात होता है कि रियल में मैटर के फिजिकल स्टेट है। कैसा स्टेट है? फिजिकल। तो अगर हम बात करते हैं मैटर का फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में हम सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस की बात करते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लिक्विड और गैस की जब बात करते हैं वो रियल में फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। अंतर यही है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर और एक क्या, क्लोज वेसल्स में एक टर्म डिफाइन होता है। अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं तो अगर हम इसको क्लोज वेसल्स में रखेंगे तो क्या, लिक्विड स्टेट में रहेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर को लाएंगे वो क्या बन जाए, गैस। यानी फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब ये बात होता है कि कैसे वर्क करते हैं, ये चीज हमको देखना है। लेकिन हमको देखना है कि इस चैप्टर में हम केवल सॉलिड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, यानी ओनली सॉलिड। अब बात होता है कि रियल में मैटर होता क्या है। हम बात करेंगे मैटर। Anything which occupies a space is called matter। मतलब है कि अगर एक स्पेस ऑक्युपाइज करने का मतलब क्या होगा, अगर ऑक्युपाइज स्पेस की बात कर रहा है तो यहां पर हम मास और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि मैटर जो है, यहां पर मैटर, अगर हम यहां मैटर की बात करते हैं तो यहां पर क्या आएगा, मैटर में दो टर्म्स आएंगे। पहला मास और दूसरा वॉल्यूम। अब अंतर यहीं पर है, यहां पर मास और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मास और जो वॉल्यूम आ रहे हैं, तो यहां पर हमको डिस्कस करना है कि ये मैटर, ये फिजिकल स्टेट किसके आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर ये दो पार्ट में हम इसको डिफाइन किए हैं। लेकिन ये होता है क्या, तीन पार्ट। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सॉलिड, और दूसरा क्या है, फ्लूइड। अगर हम यहां फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में दो टर्म्स आते हैं। क्या हम लोग उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम क्या, लिक्विड, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, गैस। यानी यहां पर देखा जाए, रियल में यहां पर देखा जाए तो आप यहां पर देखोगे कि यहां पर जो हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं, यहां पर सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर जो सॉलिड होंगे इसका वॉल्यूम और शेप क्या होगा, डिफिनिट होगा। मतलब यहां डिफिनिट क्या होने वाला है, वॉल्यूम और शेप। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका जो टर्म है, यहां पर वॉल्यूम प्लस शेप क्या होंगे, ये डिफिनिट होंगे। क्या होंगे, डिफिनिट होंगे। लेकिन अगर यहां मैं बात करूं, यहां पर वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम तो क्या होगा, डिफिनिट होंगे। लेकिन शेप आपका क्या होगा, शेप इनडिफिनिट होगा। यहां पर दोनों देखा जाए, यहां पर वॉल्यूम प्लस शेप, ये दोनों क्या होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं। अब यहां पर डिफिनिट, इनडिफिनिट, ये टर्म्स जो होता है एक नए टर्म से रिलेट करता है जिसका नाम क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन मैटर। यानी जितने भी मैटर है इसमें एक नया टर्म इंक्लूड होता है जिसका नाम क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी जितने भी ये सबस्टांस आपको दिख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब में इंटरमोलिकुलर फोर्स है।
अभी बात है तो किसी में ज्यादा हो रहा है क्या, किसी में कम है। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होगा, सॉलिड में, उसके बाद किसमें होगा, लिक्विड में, उसके बाद किसमें होगा, गैस में। अब बात होता है ना कि इसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ज्यादा होता है और दोनों के बीच का रेडियस क्या है, कम होती है। अब मैं फॉर एग्जांपल का मैं बात करूं, सपोज करो कि अगर मैं यहां पे एग्जांपल करूं, हमारे पास से क्या है, एक इस टाइप का क्या है टर्म्स है, यहां पर देखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के यहां बहुत करीब है, एक दूसरे क्या है, बहुत करीब है। और जब एक दूसरे करीब होगा तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा, इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा, एक दूसरे की इतने क्लोज पकड़ के बैठ जाएंगे कि छोड़ने का क्या प्रयास ही नहीं करेंगे, छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, इतने क्लोज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखा जाए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको यहां दिखेगा कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा क्या है, एक इससे इसके कंपेरिजन में थोड़ा दूर दूर पर है, क्या है, थोड़ा दूर दूर पर है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स एक काफी एक दूसरे से क्या है, दूर है। मतलब क्या कि फोर्स कहां लगेगा ज्यादा, अगर डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। मतलब है कि डिस्टेंस कम होने से प्यार क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब है इस मॉलिक्यूल के बीच का प्यार क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां पर देखिए इतना ज्यादा है तो इसका मतलब यहां फोर्स क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब है कि यहां पर अगर देखा जाए कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से काफी जब दूर होंगे तो यहां पर फोर्स क्या होगा, कम होगा। मतलब रेडियस बढ़ गया ना, यहां पर जो आपको दिख रहा है यहां पर आर तो बढ़ गया, यहां पर इसका आर क्या हो गया, आर बढ़ गया। लेकिन यहां पर जब आर बढ़ेगा तो यहां एफ क्या होगा, घटेगा, फोर्स घटेगा। यहां पर देखेंगे कि यहां पर आप देखिए कि आर जो है क्या है, कम है, लेकिन फोर्स क्या है यहां पर, एफ यहां पर क्या है, ज्यादा है। एक दूसरे से क्लोजली क्या इफेक्ट है, मतलब इसमें प्यार बहुत ज्यादा है, इसमें प्यार थोड़ा कम है, इसमें प्यार तो बहुत ही कम है। और यहां बात देखा जाए कि ये इसके पास वॉल्यूम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके वॉल्यूम और शेप दोनों का इंडिफिनिट है। क्यों, क्योंकि मेरे पास सॉलिड है, इसका शेप, साइज और वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट है। अगर मैं लिक्विड की बात करता, जैसे दूध, वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सब जितने भी हैं सबका वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होंगे, लेकिन उसका शेप क्या हो, अलग अलग। क्यों, अगर मैं उसको बोतल में डाल दूं तो उसका शेप कैसा, बोतल का। अगर मैं किसी कंटेनर में डाल दूं उसका शेप कैसा हो, कंटेनर के टाइप का। मतलब है कि ये कंटेनर के शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। वॉल्यूम उतना ही है लेकिन कंटेनर के शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए बेचारा क्या, लिक्विड है। यहां पर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस में इसका वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होते हैं। क्यों, कि इसके बीच का जो फोर्स को इतना ज्यादा होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स को एक पास में, एक दूसरे के पास में लेकर आना क्या बहुत मुश्किल होता है। यानी उसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी कंटेनर में अगर मैं रखकर उसको देख तो नहीं सकता हूं लेकिन महसूस कर सकता हूं। जैसे अभी मान ले रूम में क्या हवा है, जस्ट लाइक कंटेनर, तो इसमें गैस है, हमको दिख रहा है नहीं, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच फोर्स इतने उनके मॉलिक्यूल के बीच फोर्स इतने अधिक है कि उसको हमको देख नहीं पाते हैं। और इसमें कोई एक नए टाइप की एनर्जी आ जाती है जिसका नाम क्या, काइनेटिक एनर्जी। इसमें थोड़ा क्या होगा, इसके कंपैरिजन में यहां पर क्या होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है। क्यों, इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से क्या क्लोजली पैक्ड है। मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के ऊपर। अगर किसी के मॉलिक्यूल के वेलोसिटी और उसमें मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहां है, यहां पर है, क्योंकि दूसरे से काफी क्या दूर है। यहां थोड़ा सा कम है लेकिन यहां है ही नहीं, यहां मूवमेंट क्या है ही नहीं, इसलिए क्या सॉलिड है, ये क्या लिक्विड है और क्या है, गैस है। तो इसका, लेकिन हमको यहां देखना है कि जो भी टर्म्स होते हैं ये इनके बीच जो फोर्स डिफाइंड होते हैं जिसका नाम क्या, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये होते कैसे हैं, वर्क कैसे करते हैं और रहते कहां हैं। तो कहीं पर रहेंगे तो क्या, किसी मैटर में रहेंगे, किसी मैटर में रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि मैटर, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की मैं बात करूं, इंटरमोलिकुलर
फोर्स की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर हमारे पास क्या एक मैटर है, इस मैटर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्या मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का कुछ स्पेस भी है जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब मैं बोल सकता हूं यहां पर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन molecule in substance, the force acting between molecule in substance are known as intermolecular force, and the distance between these atom are known as intermolecular space। यानी इस मोलिक्यूल के बीच का जो क्या होगा, जो डिस्टेंस के बीच का जो क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा, इसका नाम क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। इसका मतलब है डिस्टेंस ये दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कितना, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब है कि अगर फोर्स बढ़ेगा डिस्टेंस कम होगी, फोर्स बढ़ने से प्यार क्या होगा, ज्यादा होगा, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स बढ़ने से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, लेकिन क्या होगा, इसका प्यार भी ज्यादा होगा। अगर यहां फोर्स बढ़ने का मतलब प्यार बढ़ रहा है, इसका मतलब दूरी कम हो रही है। ये इसका क्या है, लॉजिकल टर्म्स है। क्या है, लॉजिकल टर्म। यानी अगर दो मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, यहां पर मैं अगर मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर ये मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स कब ज्यादा लगेंगे, जब एक दूसरे के बीच के क्या होगा, अगर रेडियस एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंस, एक दूसरे के बीच का क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस का होगा, जितना ही कम होगा फोर्स क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इसका मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास है, यहां दूर दूर है और यहां पर काफी दूर है, तो सबसे ज्यादा अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पूछा जाता क्या होगा, इसमें, उसके बाद कहां, इसमें, और सबसे कम कहां, इसमें। यानी अगर मैं बात करूं कि ये कैसे वर्क करेंगे तो आइए देखते हैं। ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इन मैटर। तो अगर हम बात करते हैं मैटर में तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहां पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का जो ऑर्डर है सबसे अधिक किसमें होगा, सॉलिड में। उसके बाद किसमें होगा, यहां पर लिक्विड में, किसमें होगा, लिक्विड में। उसके बाद किसमें होगा, इसमें गैस में, किसमें होगा, गैस में। तो अब यहां पर देखा जाए कि सबसे ज्यादा अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहां होगा, सॉलिड में होता है। कहां होता है, सॉलिड में होता है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात बोलूं कि ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्पेस या डिस्टेंस इन मैटर कहां होगा जी, तो इसके अपोजिट हो जाएंगे। सबसे अधिक कहां होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा गैस, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम कहां होगा, सॉलिड। यहां पर ये चीज है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस किस में होता है, ये जो मेरा मैटर है इनमें सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस किस में होगा, तो बोलेंगे सर गैस में हो। क्यों, कि इनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स जो है, इसके अंदर जो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा है, एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तब फोर्स क्या होगा, कम होगा। ये इसका लॉजिक है। अगर हम पूछ सकते हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हिच इज मैक्सिमम intermolecular force present in them, present in them। तो अब मैं यहां ऑप्शन बना सकता हूं क्या, सॉलिड, दूसरा
लिक्विड, तीसरा गैस और चौथा फ्लूइड। तो यहां पर मैंने कहा विच इज द मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन देम, इनमें सबसे अधिक इंटरमोलिकुलर किसमें है, इनमें सबसे अधिक इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें है? तो इजीली बता सकते हैं सर सॉलिड। क्यों कि सर इनके बीच के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी क्लोज क्या होता है, पैक्ट होते हैं, जिसका मूवमेंट क्या होता है, ना के बराबर होता है, मतलब कह सकते हैं नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं फोर्स की मैं बात करूं, फोर्स इनवर्सिटी पर 1 बाई कितना आर, अगर थोड़ा मैं मैथमेटिकल बात करूं, एफ इक्वल टू हम कोई टर्म ले लेते हैं कितना के, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कितना आर, यहां थोड़ा सा लिमिट लगाते हैं, लिमिट आर टेंड्स टू क्या 0, तो हम के बाई क्या 0 तो लिख दूं। अगर मैं बोलूं यहां पर कि एफ यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा सबस्टांस नहीं है जिसके पास इनफाइनाइट फोर्स हो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो, किसी टाइप का मॉलिक्यूल हो, वहां पर फोर्स इनफाइनाइट नहीं हो सकते। क्यों कि कोई ऐसा अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड या कुछ भी किसी टाइप का, अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, वह किसी का रेडियस 0 हो ही नहीं सकता है, किसी का रेडियस 0 नहीं हो सकता। अगर रेडियस 0 हो रहा मतलब वो फोर्स इतना ज्यादा होगा कि कभी उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका क्या होता है, कंडीशन होता है। क्लियर। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड के बारे में। यहां पर हमको ना गैस पढ़नी है, ना ही लिक्विड पढ़नी है, ना गैस लिक्विड इस नहीं, लेकिन केवल क्या पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। तो जो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, तो केवल हम लोग सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज और हम देखेंगे कि जितने, अगर हम मैटर की बात करते हैं, मैटर जो होता है अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एनी मैटर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अभी हम बात करते हैं, जैसे हम सॉलिड लिक्विड की बात करूं, अगर हमारे पास ये दो क्या है, ये दो मेरे पास क्या है, सबस्टांस है, मैं पूछूं कि सबसे अधिक इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें, हम बोलेगे इसमें कम क्यों होगा, सर इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना एक दूसरे से क्लोज तो पैक्ट है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या काफी क्या कम क्लोज पैक्ट है। इसका मतलब है इसमें फोर्स इसमें ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे काफी क्लोज है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल क्या है, इसके तुलना में क्या है, कम है। तो जहां पर फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो फोर्स का जो नेचर होता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के क्लोजली पैक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने क्लोज पैक्ट होंगे वहां फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन जितने दूर होंगे उसके फोर्स क्या होंगे, कम होंगे। इसका ये टर्म्स है। तो इजिली आप देख सकते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। मैं बोलूं कि अगर यहां पर देखिए, यहां पर ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या, ये किस चीज का बना हुआ है, ये किसी मेटल का बना हुआ है। तो अगर इसमें और मैं इसमें बोलूं कि सबसे ज्यादा फोर्स सर किसमें है, इसमें, इसमें और इसमें, तो बोलोगे सर इसमें है। हम बोलो क्यों, सर ये मेटल के इसके मॉलिक्यूल इसके रिस्पेक्ट में काफी क्लोज पैक्ट है। तो यहां पर जितने भी टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कोई भी मैटर है वो टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। एनी मैटर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। यानी मैटर पर क्या, ताप का प्रभाव। यानी जितने भी हम मैटर की बात करें, तो मैटर में हमने क्या देखा जी, मैंने मैटर में देखा, यहां पर मैटर में 3 टर्म्स देखे। पहला क्या, सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां लगेंगे, सर जहां फोर्स ज्यादा लगता है ना, जहां फोर्स ज्यादा वहां ज्यादा टेम्परेचर लगेंगे। क्यों कि इसके बॉन्ड को तोड़ने में, इसके बॉन्ड ऑफ फ्यूजन को तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। यानी सॉलिड से इसको लिक्विड कन्वर्ट करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेंगे। लेकिन सर ये तो खुद लिक्विड है, तो ये क्या होगा सर, ये वेपोराइज होगा। सर ये तो गैस है,
सर इसको मैं हिट दूंगा तो क्या होगा, तो इसके मोलिक्यूल क्या होंगे, इसमें इसके मोलिक्यूल में मूवमेंट ज्यादा होने लगेंगे। जब मोलिक्यूल में मूवमेंट ज्यादा होंगे इसकी क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। इसकी भी क्या बढ़ेगी, काइनेटिक। लेकिन सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, इसकी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। यहां पर आप देखोगे कि m क्या है, मास ऑफ मैटर। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और क्या, गैस हो सकता है। ये तीन हो सकते हैं। अब यहां पर बात होगा कि सर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां लगेगी, कहां होगा। सर यहां पर अगर मैं फोर्स बढ़ाऊं तो जहां पर फोर्स ज्यादा होगा टेम्परेचर ज्यादा लगेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को, अगर मान ली सॉलिड है, यहां पर ज्यादा टेम्परेचर लगेंगे, यहां पर कम, यहां पर कम, यानी सबसे कम टेम्परेचर कहां लगे, यहां। तो जहां टेम्परेचर कम लगेंगे, जहां टेम्परेचर कम होंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। दूसरी बात है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल जो मैटर है, मैटर के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा काफी तेज हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इन मॉलिक्यूल के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो भी बढ़ जाएंगे। डिस्टेंस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन सर घटेगा क्या सर, फोर्स क्या होगा सर, इसका फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। मतलब है कि किसी मैटर पर अगर मैं ताप बढ़ाऊं तो उसमें क्या बढ़ने लगेगा सर, सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सर क्या बढ़ेगा सर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सर क्या, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा सर, लेकिन सर फोर्स क्या होगा, कम होगा। यानी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का इफेक्ट किसी मैटर पर इस टाइप से होगा। यानी अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा, अगर हमको सबसे कम टेम्परेचर कहा, तो मैंने टेम्परेचर तो बढ़ाया, इस पर भी उतना ही टेम्परेचर, इस पर अगर मैं इक्वल टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं यहां पर, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां होगी। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी मॉलिक्यूल की या किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाता है। लेकिन फोर्स सर क्या होगा, घट जाएगा ना। एक दूसरे से क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल एक काफी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये इसका कंडीशन है। लेकिन अब तो ये तो इसका बेसिक टर्म था, अब तो हम लोग आने वाले कहां, इस सॉलिड में आने वाले। नेचर के आधार पर, मैंने क्या बोला, नेचर। नेचर के आधार पर सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक ट्रू सॉलिड और एक सूडो सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। ये वर्क कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको क्या पढ़ना होगा, यहां पर मैटर। अब यहां पर आ गया सॉलिड, क्या बात करेंगे हम लोग, सॉलिड। सॉलिड इज अ पार्ट ऑफ मैटर which contain definite volume and shape। यानी सॉलिड क्या है, जिसके पास डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, उसी को मैं सॉलिड कर रहा हूं। और ये क्या है, मैटर के पार्ट है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो सॉलिड है ये क्या है, पार्ट ऑफ मैटर है। कहता है कि इट इज द पार्ट ऑफ मैटर which having definite volume and shape। यानी यहां पर अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड मात्र दो ही टर्म ही है, पहला वॉल्यूम और प्लस क्या, शेप। ये दोनों क्या होंगे सर, ये दोनों डिफिनिट होंगे, कहानी खत्म। अब दोनों डिफिनिट होने का मतलब है कि ये चेंज नहीं होंगे। जब भी चेंज होंगे तो ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के द्वारा क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी दैट इज इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के द्वारा क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। अगर मैं जैसे जैसे इस पर टेम्परेचर बढ़ाऊं
ये ऑटोमेटिक क्या होंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये कोई भी सॉलिड होगा हमेशा क्या किस में चाहेगा कि अगर मैं हमको टेम्परेचर मिले और हमारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, उस पर मूवमेंट चालू हो जाए, हमारे मॉलिक्यूल मूवमेंट चालू हो जाए, यानी फ्लो होने लगे। जैसे मैं अगर बात करूं आयरन ले लूं, अगर आयरन को मैं 21 से 70 डिग्री पर क्या करूं, हिट कर दूं, वो पूरा क्या हो, लिक्विड बन जाएगा, उसका मूवमेंट क्या हो, ज्यादा होगा। क्यों, टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने से आपने देखा उसका मॉलिक्यूल में मूवमेंट ज्यादा हो गई, यानी मूवमेंट ज्यादा होने का मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो वो ज्यादा हो गई, उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा डेवलप कर गई। मतलब है उसमें थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल उसमें एनर्जी डिफाइन हो रही है। टेम्परेचर के मतलब हम थर्मल एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं। अब यह बात होगा, यहां पर जब ये बात चीज हो गई कि दो चीज अगर आ गया तो हम इसके प्रॉपर्टी देखना चालू कर देंगे। यहां पर इसका हम प्रॉपर्टी देखेंगे एग्जांपल के तौर पर। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल मैं लिखूं AsIO2, मैं लिखूं NaCl, मैं लिखूं C6H12O6, मैं लिखूं C20 और O11, मैं लिखूं बेंजोनोइक एसिड, बेंजोनोइक एसिड। फॉर एग्जांपल में ये आप लोग समझ रहे होंगे या पढ़े भी होंगे, ये बेंजोनोइक एसिड का क्या है, ये फॉर्मूला है। ऑल मेटल etc LY जितने भी है सब क्या है, सॉलिड है। लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि सॉलिड क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। लेकिन अब बात होगा सर कि सॉलिड का सर प्रॉपर्टी नहीं होता क्या, होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड के पास डेफिनिट शेप और साइज होता है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, हाई होते हैं, इसका जो कंप्रेशन होगा क्या होगा, कम होगा, ये इट इज इनकंप्रेसिबल। लेकिन कुछ कंप्रेसिबल भी होते हैं, जैसे मैं थर्मोकोल ले लूं, लगेगा सॉलिड है, मैं इसे दबाऊं तो क्या दबेगा ना, वो कंप्रेसिबल है, लेकिन वो भी एक सॉलिड का पार्ट ही है। लेकिन उसका नेचर के आधार पर हम देखेंगे कि कैसा सॉलिड है, उससे पहले हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नेचर के आधार पर। और नेचर जो होता है किससे रिलेट करता है, डायमेंशन से, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, एटम एंड मॉलिक्यूल्स etc। अभी हम बात करेंगे कि जो सॉलिड हमारे यहां पर डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, तो देखेंगे कि कैसे इसमें और चीज आ रहे हैं। अब मैं बोलूं कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। इसका डेंसिटीज क्या होते हैं, हाई होते हैं। इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या होती है, नहीं होती है। ये कैसा प्रॉपर्टी, इंसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये दोनों करता है। इंसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम, इंसो का मतलब सेम, और ट्रोपिक का मतलब डायरेक्शन, जिसके डायरेक्शन क्या हो, सभी जगह सेम हो। मैं सपोज करूं यहां पर अगर मैं पार्टिकल ले लूं और यहां पर मैं क्या ये वाला पार्टिकल ले लूं, फिर मैं कैसे ले लूं, ये टाइप से ले लूं, फिर मैं कैसे ले लूं, यहां से, ये पार्टिकल्स है। अगर मैं इसके डायरेक्शन ये क्या सेम डायरेक्शन में होंगे, तो अगर ये डायरेक्शन मैं इधर ले जाऊं, मैं ये डायरेक्शन इधर ले जाऊं, लेकिन अगर इसका मैं डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो अगर मैं चेंज करूंगा तो दूसरे पार्टिकल्स के भी क्या करेंगे, ये टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब है कि ये क्या होगा, एंसोट्रोपिक, एंसोट्रोपिक, लेकिन ये क्या होंगे, इंसोट्रोपिक। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जितनी भी चीज है ना, सब कैसे प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एंसोट्रोपिक। क्यों, देख सकते हो, अगर हमारे पास क्या है, एक छोटा मिरर है, एक ये का थोड़ा सा बड़ा मिरर है, मैं यहां से अगर रे को क्या करूं, पास कराऊं, तो क्या होगा, ये मूव तो करेंगे ना, लेकिन क्या इसके दोनों में इसके डायरेक्शन में चेंज हुआ, नहीं सर, इसका डायरेक्शन तो सेम जा रहा है ना सर। अगर ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं आ रही। मतलब क्या, मतलब है कि कैसे प्रॉपर्टी को शो करेंगे, इंसोट्रोपिक, इसमें इंसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जहां पर अगर मैं डायमंड की बात करूं,
मैं डायमंड की बात करूं, एक कैसे प्रॉपर्टी शो करेंगे, एंसोट्रोपिक। क्यों, वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होते हैं, लेकिन ये जो हम बात करें कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो 2 डायमेंशनल होते हैं, जहां पर हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी कहां पढ़ चुके होंगे। तब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेरा अगर पॉइंट यहां लिखा जाए, पहला बोलेंगे सॉलिड, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड साइज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इसका जो रेंज होता है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों होते हैं। इसका अरेंजमेंट जो होते हैं, रेंज में का शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक दूसरे से पैक्ट होते हैं। अगला पॉइंट, यहां पर इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्यों, कि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ट होते हैं, इसके मॉलिक्यूल में मूवमेंट नहीं होता, इसलिए इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये सॉलिड जो होते हैं गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं बैड है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या गुड होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या तेज होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टर है। क्या है, नॉन कंडक्टर है, इसलिए ऐसा है। तो यहां पर ये चीज इसका बेसिक टर्म है। अब लोग हम देखेंगे इसके बारे में, आपको किस तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे यहां पर कि सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड क्लासिफाइड इनटू two parts on the basis of arrangement of constituent particles. अब यहां पर देखा जाए कि सॉलिड की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो सॉलिड आपको जो दिखेंगे ये 2 तरह के होंगे। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। यहां पर इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड, लेकिन हम इसको यहां बोलते हैं सूडो सॉलिड। यहां पर ये जो टर्म्स होता है, सूडो का मतलब क्या झूठा, लेकिन ट्रू का मतलब क्या सत्य। सत्य। एग्जाम्पल के मैं तौर पर बात करूं, ये जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं। कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल। इसमें x, y और z तीनों डिफाइंड होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये 2 डायमेंशनल होते हैं। क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल, x और क्या y, या y या z, ये 2 डायमेंशनल होते हैं। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है इनडेफिनिट होता है विथ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लेकिन इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है किसी मैटर में, वो क्या था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर मैं बात करूं कि अगर ये बना हुआ है तो इसका जो ऑर्डर क्या था, लंबा, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हुए एक लंबा ऑर्डर तैयार करके एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क में डिफाइन हो जाते हैं। तो मैं इसको बोलता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मैं बोलता हूं कि NaCl, तो अगर NaCl की मैं बात बोलूं तो NaCl क्या है, NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 डायमेंशन में होते हैं। कैसे होते हैं, 3 डायमेंशन में होते हैं। ऑलरेडी आप पढ़े होंगे 3 डायमेंशन में होते हैं। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ये मेरा x है, y है, ये मेरा क्या z है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड क्या लिखेंगे, डायमंड, क्वार्ट्ज, SiO2 क्वार्ट्ज, और एक होता क्वार्ट्ज ग्लास, एक होता क्वार्ट्ज ग्लास। तो यहां पर हम क्वार्ट्ज ग्लास के बाद में केवल क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं। हम बोले कितना, AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। हम बोल सकते हैं बेंजोनोइक एसिड,
बेंजोनोइक एसिड इज ऑल मेटल्स, ऑल एलवाई इटीसी, ये सब क्या है? ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी बात है ना कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर से, ये 2D में बेचारा डिफाइन करता है। किसमें? 2D में। और ये मेरा बेचारा है, ये 3D में डिफाइन करता है। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो 3D में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जितने भी एमॉर्फस सॉलिड होंगे वो 2D में एग्जिस्ट करेंगे। कहां करेंगे? 2D में एग्जिस्ट करेंगे। अब यह बात होती है कि अगर हम इसका डिफिनेशन लिखना चाहें, इसके बीच डिफरेंस लिखना चाहें, तो हम इजली डिफरेंस लिख सकते हैं। तो आइए हम डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस आप क्या लिखोगे? पहला डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट, इट्स constituent is constituents constituent particles are arranged in three dimension with long range order। जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या होंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या डिफाइंड होंगे। सपोज करो मैं एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास एक क्या है? क्यूब है। सपोज करो इसमें मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है इस टाइप से। मैं 3D तो इस पर नहीं बना सकता हूं, लेकिन सपोज करो कि इसके मॉलिक्यूल 3D में क्या होते हैं? एक्स और वाई तीनों एक्सेस यहां डिफाइंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तीनों एक्सेस डिफाइंड हो रहे हैं यहां पर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये टर्म तो है ना जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों है, ये इसके पार्टिकल, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं? तो ये आपका हो सकते हैं एटम्स, दूसरे का हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, और तीसरा का होता है आयंस। यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं मात्र 3 होते हैं। कौन? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी बात है ना, यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर एमॉर्फस का, तो कहता है इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in 2D with short range order। एक इसमें इस शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या डिफाइंड होंगे। मतलब है कि दैट इज इट्स पार्टिकल्स are arranged in irregular pattern। और इसमें क्या होगा? इरेगुलर पैटर्न। तो यहां पर दूसरी बात है ना, दूसरा पॉइंट है
it having sharp melting point, and boiling point. दूसरा बात इसमें क्या होगा, it have indefinite melting point and boiling point. Third point, it have definite shape and size. तीसरा पॉइंट है it shape and size are indefinite. Note, heat of fusion of crystalline solid is definite. यहां पर क्या बात करेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ amorphous solid is indefinite. मतलब है हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, एनी सबस्टांस which converted into solid to liquid, which converts solid to liquid. अगर solid से liquid में अगर convert हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन. किसी मॉलिक्यूल का हीट ऑफ फ्यूजन की हम बात करते हैं सॉलिड में, तो इसका मतलब है सॉलिड से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, तो उस चीज को हम बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन. अगला पॉइंट, द फिजिकल properties that is anisotropic property are different in different direction. यहां पर बात हो कि एंसो प्लस क्या, ट्रॉपिक. यहां ट्रॉपिक का मतलब है डायरेक्शन और एंसो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट. यानी किसी मटेरियल का अगर डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड. अगर इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो तो इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन क्या होगा, इस डिफरेंट डायरेक्शन होगा मटेरियल का, अगर इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर डिफरेंट होगा, मतलब वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड. फॉर एग्जांपल आप डायमंड को ले लीजिए और उस पर क्या कर रे को इंसिडेंट कराइए, आप देखेंगे उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका रे का जो डायरेक्शन पर गिरने का उसका सभी डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, हीरा चमकता है, उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है. ये इसका दूसरी बात है ना, द physical properties of amorphous solid are same in सेम डायरेक्शन. क्या होगा, फिजिकल के सेम होगा क्या, सेम डायरेक्शन में. अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी etc.
ये जितनी भी चीज़ है ना सब इससे रिलेट करते हैं। ये किस टाइम से, इसका बहुत सा एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो इसका रियल यही डिफरेंसेस है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।